So in last lecture we have discussed the collision theory, and we have studied the collision theory for the bimolecular reactions when the bimolecular collisions occur between the similar molecules. Now today I am going to discuss in detail about the bimolecular collisions which are occurring between the dissimilar molecules. Now suppose we have a bimolecular reaction A plus B, and they are going to form a product. Okay, now A and B are the two different molecules, so these collisions are the between the two dissimilar molecules. Okay, so the number of binary collisions per unit volume per unit time, which is known as the collision frequency between the two dissimilar molecules, okay, which is given by the kinetic theory of gases, and that is equal to sigma AB square root of 8 pi kt upon mu Na Nb. Okay, so let it be equation number 1. So here the sigma AB is the distance of closest approach. What is that? Suppose if the molecule A is bigger one and the molecule B is smaller one, and when they come close to each other at a particular distance, when they approach each other, एक डिस्टेंस ऐसा आता है जब ये एक दूसरे के ज़्यादा और क्लोज नहीं आ पाते हैं, ठीक है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ठीक है, जो सेंटर का से लेके एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, तो ये जो उनका हाफ का डिस्टेंस रहेगा, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच रहेगा. ओके, एंड इट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द मोलिकुलर डायमीटर. ठीक है, सपोज मॉलिक्यूल ए जो है उसका डायमीटर क्या है, सिग्मा ए, और मॉलिक्यूल बी का जो डायमीटर है दैट इज सिग्मा बी है. ठीक है, तो इनका हम जब मीन लेते हैं, दैट इज गिवन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. ओके, एंड एन ए इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड एन बी इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड हेयर द म्यू is the reduced mass. It is the reduced mass, and it is given by 1 upon mu is equal to 1 upon ma plus 1 upon mb. Okay, further we can write here the ma plus mb upon ma mb. ठीक है, that is equal to 1 upon mu. So what would be the mu? हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, सो दैट वुड बी इक्वल टू एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी. ओके, सो इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ म्यू फ्रॉम हेयर इनटू द इक्वेशन 1, वी विल हैव जेड ए बी इक्वल्स टू सिग्मा ए बी स्क्वेयर रूट ऑफ 8 पाई kt. Now what would be the mu? It will be ma plus mb upon ma mb. Okay, 1 upon mu था, तो 1 upon mu की वैल्यू आ गई हमारे पास, एंड आउटसाइड पे हमारे पास क्या है, na nb. ठीक है, सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. सो द कोलिजन नंबर विच इज ZAB इन टर्म्स ऑफ मोलर मास अगर हमने एक्सप्रेस करना हो तो हम क्या करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Ma एज मोलर मास ऑफ A अपॉन द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, सिमिलरली द मास ऑफ B जो है दैट कैन बी रिटन एज मोलर मास ऑफ B अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एंड द K विच इज ए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैन बी रिटन एज R अपॉन N. ठीक है, R इज ए गैस कांस्टेंट, N इज द एवोगैड्रो नंबर. ठीक है, एम ए और एम ए बी क्या है यहाँ पे, दैट आर दी मोलर मास ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. ओके, सो नाउ द इक्वेशन 2 बिकम्स, वो क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट वुड बी इक्वल टू जेड ए बी विच इज इक्वल टू सिग्मा ए बी स्क्वेयर, यहाँ पे 8 पाई, अब के को हमने पुट करना है आर बाय एन, सो दैट इज इक्वल टू आर बाय एन. ओके, इंटू टी, और एम ए को हमने पुट करना है एम ए अपॉन एन, प्लस एम बी को पुट करना हमने एम बी अपॉन एन. ओके, एंड
एम ए एम बी मल्टीप्लिकेशन में नीचे, तो दैट वुड बी रिटन एज एम ए अपॉन एन इंटू एम बी अपॉन एन, ठीक है, और दैट इज एन ए एंड एन बी। ओके, तो इसमें से हमारे पास जो जो चीज़ें कॉमन आती हैं उसको हम कॉमन लेंगे और जो डिवाइड होती है हम उसको कैंसिल करेंगे। अब इन दोनों में से क्या आएगा, एन कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो एक एन ये रहा, दूसरा एन यहाँ से आ जाएगा, ये नीचे मल्टीप्लिकेशन ये सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो वी विल हैव सिग्मा ए बी स्क्वायर, रूट में क्या आएगा 8 पाई आर टी एम ए प्लस एम बी अपॉन एम ए एम बी इंटू एन ए एन बी। Okay, now according to collision theory, the rate of reaction in terms of A and B which are reacting per centimeter cube per second is given as the rate which is equal to minus dNA by dt, or in terms of B we can write dNB upon dt is equal to ZAB into e raised to power माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। लास्ट लाइन हमने देखा था द रेट इज इक्वल टू जेड इंटू एफ। वट इज एफ? एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द एक्टिवेशन एनर्जी ई ए और मोर देन दैट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, एंड जेड वाज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ जेड ए बी, सो वी हैव द रेट इज इक्वल टू माइनस डी एन ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी एन बी अपॉन dt is equal to sigma ab square root 8 pi r t ma plus mb upon ma mb into na mb. This is a z. Now e raised to power minus ea upon rt. Okay, so this is the rate for a reaction when the two dissimilar molecules collide and form a product, ठीक है। उस केस में हम रेट इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3. So the units for this rate are molecules per centimeter cube per second. Okay, also we know that for this type of reaction the rate is given as the K N A N B. Let it be equation number 4. So here the K is the rate constant. Okay, so अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस रेट को इस रेट के साथ, so हमारे पास N A और N B को छोड़ के बाकी जो कुछ बचेगा that is equal to K. So what would be the K? So from equation number 3, the K is equal to sigma AB square root 8 pi r t m a plus m b upon m a m b e raised to power minus e a upon r t is the rate constant. Let it be equation number 5 and the unit of K are same as molecules per centimeter cube per second, ठीक है। हमने सिर्फ क्या किया है Na Nb को सेपरेट किया यहाँ पे। Okay, now comparing the equation number 5 with the Arrhenius equation which is given as K is equal to A e raised to power minus Ea upon RT. So here we have the A which is equal to sigma AB square root 8 pi RT MA plus MB upon MA MB, ठीक है जी। ये सारी जो टर्म आ गई हमारे पास दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। एक्सपोनेंशियल टर्म को छोड़ के बाकी सब कुछ जो बचा दैट इज इक्वल टू ए एंड द यूनिट्स आर सेंटीमीटर क्यूब पर मॉलिक्यूल पर सेकेंड। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो हमने यहाँ से अरेनियस जो कांस्टेंट है हमारे पास वो भी निकाल लिया हमने। सो वी कैन एक्सप्रेस द इक्वेशन नंबर जो रेट इक्वेशन थी हमने कैलकुलेट की थी और k है और 6 है, ये तो हमने निकाला इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B वी कैन अगेन पुट द वैल्यू ऑफ A दैट इज कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Na अपॉन कैपिटल N इंटू 10 raised to power 3
that will be having the units moles per liter. ठीक है जी. और from this we can have Na which is equal to capital N into A upon 10 raised to power 3. ठीक है जी. इसको हम इक्वेशन नंबर 7 कह देते हैं. और अगेन we can take the derivative of this and derivative of this. So we have the dA is equal to 10 raised to power 3 upon n which is constant and derivative of dNA. ठीक है. और from this we have the dNA which is equal to n upon 10 raised to power 3 into d of A. Okay. And we have, if we take the derivative with respect to time, so we can have dA by dt is equal to 10 raised to power 3 upon n into dNA upon dt. ठीक है. ये तो हमने लिया A का. Similarly we can write these equations in terms of B also. So B के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? So B which is given as NB upon N into 10 raised to power 3 moles per liter. ठीक है. And from here we can find out the NB, that is equal to N upon 10 raised to power 3 into concentration of B. So let it be equation number, earlier it was equation number 9 I think. Okay. So let me check. Yes, 7. Now it is equation number 8. Okay. So this is equation number 8. So from here we can write down the derivative of B which is equal to 10 raised to power 3 upon n into dNB, and derivative of NB is equal to n upon 10 raised to power 3 into dB. Okay. And dB by dt is equal to 10 raised to power 3 upon n dNB upon dt. Okay. So what would be the rate? So rate is minus dA by dt which is equal to minus dB by dt is equal to minus 10 raised to power 3 upon n into dNA upon dt, or it will also be equal to 10 raised to power 3 upon n. Okay. Or we can write it as a into minus dNA upon dt. ठीक है. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. Now substituting the value of minus dNA by dt from the previous equation. Okay. So we have the rate is equal to 10 raised to power 3 upon n sigma AB square. Okay. Root of 8 pi RT MA plus MB upon MA into MB into NA NB e raised to power minus EA upon RT. Okay. Now we can put the value of NA and NB also here. ठीक है. तो हमने देखा था कि NA और NB की वैल्यूज क्या थी, तो उसको हम पुट करेंगे यहाँ पे. So rate is equal to 10 raised to power 3 upon n sigma AB square root of 8 pi RT MA plus MB upon MA MB into n upon 10 raised to power 3 concentration of A, and NB was n upon 10 raised to power 3 concentration of B into e raised to power minus EA upon RT. Okay. So यहाँ पे हमारे पास जो कैंसिल हो रहा है दैट इज 10 raised to power 3 एंड n कैंसिल हो गए यहाँ पे. ठीक है. सो फ्रॉम हेयर वी हैव द फाइनल रेट दैट इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया हमारे पास n अपॉन 10 raised to power 3. सो वी कैन राइट इट n अपॉन 10 raised to power 3 सिग्मा AB स्क्वायर रूट SH 8 पाई RT MA plus MB upon MA MB. Okay. Now we have the concentration of A and concentration of B here.
So it is the concentration of A multiplied by concentration of B into e raised to power minus EA upon RT. This is the final rate which is having the units in terms of molar concentration. So it is having the units per mole per second. Okay, it is the per mole per second. Now comparing this equation with the rate which was equal to K, A and B, here we can have the value of K. Let it be equation number 9. So comparing this equation with the equation number 9, both are rates. So we have the K which is equal to n upon 10 raised to power 3 sigma AB square root of 8 pi RT MA plus MB upon MA MB into e raised to power minus EA upon RT. It is having the units liter per mole per second. Okay, here it is mole per liter, not per mole, it is the mole per liter per second, it is the liter per mole per second. Now equation number 10. Now comparing the equation number 10 with the Arrhenius equation, that is K is equal to A e raised to power minus EA upon RT. So we have the value of A which is equal to n upon 10 raised to power 3 sigma AB square root of 8 pi RT MA plus MB upon MA MB. Okay, so it is having units liter per mole per second. Okay, so this is the A, that is the Arrhenius constant. Okay, so we get the A is equal to this term and K as having this term, in which we are not only having the mass, we are having the mass of both the atoms. Okay, so collision theory predict accurately the rate constant for the bimolecular reactions involving the simple molecules in the gas phase and in the solution. But difficulty वहाँ पे आती है जब हमारे पास क्या आते हैं, कोई complex molecules आ जाते हैं. ठीक है, complex molecules आ जाते हैं या reaction क्या हमारी जो है वो number of steps में होती है. ठीक है, so अगर सपोज करो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं और जो बायोमोलिकुलर रिएक्शंस हो रही हैं वो हाई प्रेशर पे हो रही हैं, उस केस में जो रेट है हमारा, जो हम थ्योरेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज जो आती हैं वहाँ से ज़्यादा या कम आ जाती है. ठीक है, सो फॉर सिंपल मॉलिक्यूल्स दिस इक्वेशन इज वैलिड, वी कैन ईजिली फाइंड आउट by using this equation from the collision theory, but for the complex molecules it is difficult to calculate the exact value of the rate constant or the rate. ठीक है, सो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक सजेस्ट किया गया कि इसमें हमें एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर हमने एग्जैक्ट रिजल्ट लेने हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो वेरी कर रही हैं यहाँ पे. सो वो फैक्टर हमने यहाँ पे लिया ओरिएंटेशन फैक्टर, क्योंकि अभी तक हमने इसको कंसीडर नहीं किया था. ठीक है, क्योंकि कोलिजन थ्योरी ने कहा था कि वहाँ पे ओरिएंटेशन और एक्टिवेशन एनर्जी का वहाँ पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ओरिएंटेशन फैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एट द टाइम ऑफ कोलिजन. वो क्या कहते हैं कि अगर हम एक ओरिएंटेशन फैक्टर जो कि उसकी प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है मॉलिक्यूल की कि उसकी उस टाइम पे किस तरह की ओरिएंटेशन होगी, तो हमें वहाँ पे एक फैक्टर जो P है जिसको हम ओरिएंटेशन फैक्टर भी कहते हैं, जिसे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं और इसको हम स्टीरिक फैक्टर भी कह देते हैं. ठीक है, ये भी हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. तो हमारे पास जो फाइनली रीनियस इक्वेशन से जो इक्वेशन बनती है रेट कांस्टेंट की, दैट बिकम्स इक्वल टू P A e रेज टू पावर माइनस EA अपॉन RT. ठीक है, सो द प्रोबेबिलिटी फैक्टर जो है वो वेरी करता है रिएक्शन टू रिएक्शन, और इसकी जो वैल्यू है दैट कैन हैव बिटवीन 1 to 10 रेज टू पावर माइनस 9. ये हो सकती है. ठीक है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइप की है. Okay, so it accounts for the fact that collision between the activated molecule is not the only requirement for the reaction to occur. तो किसी भी एक रिएक्शन को होने के लिए, किसी भी एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए वहाँ पे एक सूटेबल ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ही है. ठीक है, साथ के साथ वहाँ पे क्या है, उनकी ओरिएंटेशन भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो जितनी भी हमने अभी इक्वेशन सारी ड्राइव की हैं, तो वहाँ से हमारे पास साथ में जो भी इक्वेशन है उसमें हम क्या लगाएंगे, साथ में फैक्टर एक P फैक्टर लगा देंगे. ठीक है, सो इट इज बिकम्स P इंटू 4 सिग्मा A स्क्वेयर N अपॉन 10 रेज टू पावर 3
रूट ऑफ पाई आर टी अपॉन एम ए लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने फैक्टर निकाला था जब हमने सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन स्टडी किया था। ओके, फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस इन विच द टू डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्विंग, इन दैट केस we will have the equation P into n upon 10 raised to power 3 sigma AB square root of 8 pi RT MA plus MB upon MA MB. ठीक है, so this would be the new equation in which we have involved the probability factor, steric factor or the orientation factor. Okay, so if we put the value of n, that is the Avogadro number, pi and the gas constant, तो ये जो equations है हमारे पास वो क्या बन जाती हैं हमारे पास? We have the new equations. If we put the value of n, that is Avogadro number, r that is gas constant and the pi, we will have the A is equal to 3.893 into 10 raised to power 29 into P sigma A square root of T upon M A लीटर पर मोल पर सेकेंड। कब? जब हमारे पास दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं, इन दैट केस वी हैव वैल्यूज 2.753 इंटू 10 रेज़ टू पावर 29 इंटू पी सिग्मा ए बी स्क्वेयर रूट ऑफ टी इंटू एम ए प्लस एम बी अपॉन एम बी लीटर पर मोल पर सेकेंड। ओके, सो वी कैन से कि जो कोलिजन थ्योरी है वो मॉडिफाइड होगी आफ्टर इंसर्टिंग द स्टेरिक फैक्टर हेयर। ठीक है, और इस मॉडिफिकेशन जो है कोलिजन थ्योरी की, इसकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं। वो क्या लिमिटेशन है कि देयर इज नो मेथड अवेलेबल टू एस्टिमेट this probability factor or the steric factor or the orientation factor theoretically with the help of collision theory। ठीक है, इसको हम यहाँ पे नहीं फिल कर सकते। ठीक है, so to bridge the gap between the theoretical calculated values and the experimental values, another theory which is known as the transition state theory, ठीक है, वो प्रपोज की गई। व्हाट इज दैट ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी? ये हम नेक्स्ट अब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको हम स्टडी करेंगे अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो नेक्स्ट वी हैव द कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, तो कोलिजन थ्योरी प्रपोज करती है कि प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन द बायमोलिकुलर कोलिजन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब यहां से तो ये प्रूव होता है कि जितनी भी गैसियस रिएक्शंस हैं दैट शुड बी मॉलिकुलर्स। ठीक है, दैट शुड बी बायमोलिकुलर्स। ठीक है, एंड सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए। बट हमने देखा है, हमने स्टडी किया है कि कुछ हमारे पास रिएक्शंस ऐसी हैं जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कह देते हैं। हमने लास्ट काइनेटिक्स थ्योरी पार्ट 1 में भी पढ़ा था इसको कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है हमारे पास मैक्सिमम जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं जो गैस फेज में होती हैं, ठीक है, दैट फॉलोज दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, उसमें क्या होता है कि एक रिएक्टेंट है वो सीधा ही क्या गैस फेज में डीकम्पोज करता है तो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ओके, सो दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द कोलिजन थ्योरी। ओके, तो इसको फर्दर आगे एक्सप्लेन किया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लिंडमैन। उन्होंने 1922 में एक्सप्लेन किया कि हाउ द बायोमोलिकुलर कोलिजन्स कैन गिव राइज टू द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसे एक्सप्लेन किया? अकॉर्डिंग टू लिंडमैन उसने कहा कि मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्टेंट के दे आर कंटिन्यूसली कोलाइडिंग विद ईच अदर एंड एज ए रिजल्ट क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, मींस मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कोलाइड करने के बाद क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेटेड हो जाते हैं। ओके, तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है वो ऐसा रहते हैं और कुछ क्या है हमारे पास एक्टिवेट हो जाते हैं। मींस आफ्टर कोलाइडिंग सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द अनदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज होगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे और दूसरे मॉलिक्यूल तो पहले ही क्या थे, लो एनर्जी के थे, वो ऐसा रह जाएंगे। ओके, सो फर्दर ही पोस्टुलेटेड दैट देयर इज ए टाइम लैग बिटवीन द
एक्टिवेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स अब इसके बाद जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी है, ये जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, और यू कैन से देयर इज अ टाइम लैग बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ दीज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इनके बनने और कन्वर्ट होने में देयर इज अ टाइम लैग। द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स रिमेन इन द एक्टिवेटेड फॉर्म फॉर ए फाइनाइट पीरियड। ओके, कुछ टाइम के लिए वो क्या रहते हैं, एक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, वो रिएक्ट कर सकते हैं आपस में, और वो डीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। अगर तो वो रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, दे विल चेंज टू द प्रोडक्ट। अगर तो वो क्या होंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, तो दे विल चेंज इनटू द बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। ओके, तो इस सारी चीज को उसने कैसे एक्सप्लेन किया, उसने कहा कि दो सेम मॉलिक्यूल्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जब रिएक्ट करते हैं गैसियस फेज में, तो वहां पे रिएक्शन जो रहता है वो रिवर्सिबल रहता है। तो वो क्या होता है कि वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स क्या ग्राउंड स्टेट में रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, वो एक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, सो दीज आर दी एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो बन गया, तो इस फॉरवर्ड रिएक्शन का हमारे पास जो रेट कांस्टेंट है दैट इज K1। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है दैट दे स्टे फॉर द समटाइम्स इन द एक्टिवेटेड स्टेट। उसके बाद क्या है कि ये प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकते हैं, ये वापस क्या है रिएक्टेंट में भी चेंज हो सकते हैं, डीएक्टिवेट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर तो ये बैक जाते हैं तो उस केस में हमने लिखते हैं अभी रेट कांस्टेंट का K2 है। अगर ये फॉरवर्ड जाते हैं तो उनके इस केस में हमारे पास क्या है कि इसका रेट कांस्टेंट क्या हो, K3 है, तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो गए। ओके, सो यहाँ पे जो A है वो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स हैं, और जो A स्टार मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, एंड K1, K2 एंड K3 आर दी रेट कांस्टेंट फॉर दी वेरियस प्रोसेसेस। ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का हमने फाइंड आउट करना है, वो किस पे पता लगता है, इसकी डिसअपीयरेंस पे। ठीक है, अब इसकी डिसअपीयरेंस कैसे पता चलेगा, अगर हमें इसकी डिसअपीयरेंस पता चल जाए। ठीक है ना, क्योंकि अब हमने देखा क्या, अभी ये मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है, कुछ टाइम के लिए वो एक्टिवेटेड स्टेट में रहते हैं, उसके बाद प्रोडक्ट कन्वर्ट करते हैं। मींस अल्टीमेटली जो है किसी भी रिएक्शन का जो रेट है हम कहते हैं कि वो रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। बट इस केस में जो हमारा रेट है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। भी जो मॉलिक्यूल्स एक्टिवेटेड स्टेट में कुछ टाइम के लिए रहते हैं, वहां पे उनकी कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, अब क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पे डीएक्टिवेट भी हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या प्रोडक्ट में भी चेंज हो रहे हैं, इसलिए जितने मॉलिक्यूल्स वहां पे एक्टिवेटेड स्टेट में होंगे, अगर उनकी कंसंट्रेशन में पता चल जाए तो हम फाइनल जो है रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ रिएक्शन, so which is written as the rate of reaction which is given as minus dA upon dt. Now it will be depending upon the concentration of A. It is finally equal to the K3A star. ओके, क्योंकि जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा उसी स्टेप का ही हमारे पास क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट आएगा, और उसके जो रिएक्टेंट होंगे वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो इसलिए दिस स्टेप वुड बी दी final step which tells us the final rate of the reaction. ठीक है, now since the concentration of the intermediate or the activated molecules cannot be measured directly, so यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और प्रिंसिपल भी कहते हैं इसको हम, स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कहते हैं इसको हम। ठीक है, सो व्हाट इज दैट प्रिंसिपल और व्हाट इज दैट अप्रोक्सीमेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल और दिस अप्रोक्सीमेशन क्या कहते हैं कि एज सून एज द रिएक्शन स्टार्ट्स द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज, मींस द dA स्टार बाय dt इज इक्वल टू 0। मीन्स जैसे ही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं वैसे ही वो डिकम्पोज कर जाते हैं। ठीक है, डिसअपीयर हो जाते हैं। सो वी कैन राइट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A स्टार। ठीक है, सो इन द गिवन रिएक्शन what is the rate of formation of A star? The rate of formation of A star is equal to the K1 A square। जो पहला स्टेप है, जो फॉरवर्ड स्टेप है, उसमें क्या बना, A स्टार बन रहे हैं, तो उस केस में that will be equal to K1 A square। ठीक है,
इसी एक रिएक्शन में हमारे पास क्या बन रहे हैं, जो ए स्टार फॉर्मेशन हो रही है. सो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ डीएक्टिवेशन जो बैकवर्ड जा रहे हैं प्लस द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द ए स्टार इनटू द प्रोडक्ट्स. सो दैट वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ डीएक्टिवेशन of A star plus the rate of conversion of A star into products. ठीक है, दोनों को रिप्रेजेंट करेगा. सो व्हाट वुड बी द रेट ऑफ डीएक्टिवेशन? दैट इज द बैकवर्ड रिएक्शन. सो उस केस में जो हमारा रेट होगा दैट इज इक्वल टू K2 कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो वहां पे जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स रह गए थे प्लस रेट of conversion of the A star. तो उस केस में that is equal to the K3 and the concentration of the A star, and that is equal to now K1 A square is equal to the K2 A star into A plus K3 A star. That is the rate of formation of A star and that are the rate of disappearance of A star, that are the activated molecules. ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाता है K1 A स्क्वायर, इसमें से हम कुछ कॉमन लेते हैं, A स्टार को हमने कॉमन ले लिया एंड वी हैव इज इक्वल टू A स्टार. ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा K2 A प्लस K3. ओके, सो हेयर वी कैन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ A स्टार. तो A स्टार इज इक्वल टू द K1 A स्क्वायर अपॉन the K2A plus K3. ओके, सो A स्टार की कंसंट्रेशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A स्टार इनटू द रेट इक्वेशन, जो हमारे पास रेट इक्वेशन थी दैट वाज माइनस DA अपॉन DT. इसमें पुट करेंगे हम, तो वहां पे इक्वेशन क्या थी हमारे पास, दैट वाज इक्वल टू K3 A स्टार. ठीक है, ये इक्वेशन थी हमारे पास रेट की. इसमें हमने क्या करना है, A स्टार की वैल्यू पुट करनी, दैट इज इक्वल टू दिस. सो वी विल हैव the K1 K3 A square upon the K2A plus K3. ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं. क्या बनती हैं? सबसे पहला केस क्या है, केस 1, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ A इज वेरी हाई. अगर तो कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स की ज्यादा है, इन दैट केस द रेट ऑफ डीएक्टिवेशन जो है हमारे पास A स्टार की, दैट विल बी द फास्टर स्टेप. क्योंकि जितने ज्यादा हमारे पास एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलाइड करेंगे और एक्टिवेटेड ज्यादा हो जाएंगे. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड होंगे मींस उनका आगे फॉरवर्ड प्रोसेस में जो है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा और उनकी डीएक्टिवेशन क्या होगी, कम होगी. इन दैट केस वी कैन से द K2A. ठीक है, रेट ऑफ जो उनकी डीएक्टिवेशन है वो क्या होगी, फास्टर होगी और उनकी जो और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी वो लेस होगी. ठीक है, जितनी ज्यादा ए होंगे मींस वो रिएक्ट करते रहेंगे, एक्टिवेट मॉलिक्यूल्स बनेंगे, साथ में वो डीएक्टिवेट भी होते रहेंगे क्योंकि वहां पे नॉर्मल मॉलिक्यूल्स भी पड़े हुए हैं. ठीक है, तो दैट स्टेप वुड बी दी फास्टर देन दैट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, सो इस केस में हम जो डिनोमिनेटर हमारे पास टर्म है उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं K3 को. सो दैट इज इक्वल टू माइनस DA upon DT which is equal to the K1 K3 A square upon K2A. ठीक है, यहाँ पे एक कैंसिल हो जाएगा. सो वी विल हैव द K1 K2A अपॉन द K2. ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं. इन कॉन्स्टेंट्स को हम एक नया कॉन्स्टेंट लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल K. सो minus dA by dt is equal to the Ka. ठीक है, what is K here? The K is nothing but it is the K in 1 K3 upon K2, the ratio of the rate constants. ठीक है, सो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि अगर तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो दैट विल फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अब अगर हम बात करते हैं केस सेकंड की, इफ the concentration of A is very low, उस केस में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डीएक्टिवेशन. ठीक है, तो
ये टर्म हम वहां क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे. सो वी विल हैव द dA अपॉन dt इज इक्वल टू K1 K2 A स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे हमने K2 वाली टर्म को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, क्योंकि बहुत थोड़ी है टर्म, बहुत लेस है. तो हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, दैट इज A स्क्वायर. अब इनको क्या करेंगे हम, एक नया कांस्टेंट K प्राइम लिख देंगे, तो दैट इज इक्वल टू K प्राइम और A स्क्वायर. ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा आती है देन दे विल फॉलो दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. अगर हमारे पास कंसंट्रेशन कम है तो दैट विल फॉलो दी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स. ठीक है, मीन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द rate at which the activated molecules are formed. ठीक है, and the reaction follows the second order kinetics when the concentration of the reacting molecules is very very low. ठीक है, so this is all about the today's lecture.